हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। 1 जुलाई 2 जुलाई आपने दोनों को देख लिया होगा। आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई का हम सॉल्व कराने वाला हूं। यानी आज मैं आपको 3 जुलाई के एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए चारों शिफ्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ये जो चारों शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, इनसे आप अपना मूल्यांकन करेंगे और आने वाली जो शिफ्ट है, जैसे आपका 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, इनमें जो एग्जाम होना है आप अच्छे से करके आ पाएंगे। चलिए बच्चे, स्टार्ट कर लेते हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं देखते हैं बढ़िया से। प्रश्न पूछा गया है, यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से सम्मिलित है। तो यक्षगान कहां से है? यक्षगान है आपका कर्नाटक से। अब देखो, ये आपका 3 जुलाई में पूछा है। 2 जुलाई में क्या पूछ लिया था? सत्रिय पूछ लिया था। 2 जुलाई में सत्रिय पूछा। अब हो सकता है आपसे, अब आपसे लावड़ी पूछ ले, अब आपसे पाईडंडा पूछ ले, अब आपसे गरबा पूछ ले, अब आपसे गरबा के अलावा घूमर पूछ ले, झूमर पूछ ले, आपसे गिद्दा भांगड़ा पूछ ले, आपसे कथकली मोहिनी अट्टम पूछे, कुचिपुड़ी पूछ ले, भरतनाट्यम पूछे। एकदम तैयार रहो, इन सभी को पढ़ लो बढ़िया से। जैसे आपका मोहिनी अट्टम और कथकली केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, यक्षगान कर्नाटक का है, सत्रिया असम का है, कथक उत्तर प्रदेश का है ना, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। बढ़िया से एकदम याद करके ले जाइएगा, यहीं से बनेगा एकदम पेपर। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो 1913 में, गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई है और लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई है। सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा। नवरोज उत्सव किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो नवरोज उत्सव ये एक पारसी त्योहार है। ये पारसी नववर्ष के दिन मनाया जाता है। पारसी नववर्ष के दिन मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो बलवन के द्वारा की गई थी। ठीक। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा साक्षरता केरल में। और अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा लिंगानुपात, तो भैया जहां पर साक्षरता वहां लिंगानुपात भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। एक ही पेपर में दो दो प्रश्न पूछ लिए, यक्षगान और कुचिपुड़ी। यक्षगान और कुचिपुड़ी पूछ लिए है ना, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यक्षगान और कुचिपुड़ी कहां के हैं। तो कुचिपुड़ी भैया आपका आंध्र प्रदेश का और यक्षगान कर्नाटक का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भैया इसमें तो क्या है, ये जो है ना, ये तो ऑप्शन सही सही हो पाएगा, क्योंकि साक्षरता को लेकर प्रश्न पूछा है। अगर आपसे पूछता कि भारत की साक्षरता कितनी है, तो भैया आप लोग बता पाते कि सर भारत की जो साक्षरता है ना वो 74% है। 74% भारत की साक्षरता है। तो अगर भारत की पूछेगा जवाब देंगे। इसीलिए प्रश्न थोड़ा ऐसा पूछ लिया है कि बिना ऑप्शन के हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, विकल्प के अनुसार ही हम इसको कर सकते हैं। हालांकि आप साक्षरता को पढ़ के जरूर जाना, साक्षरता से प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो गीता फोगाट है। गीता फोगाट जो हैं ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में क्या जीता था भाई? कुश्ती में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। चलो भाई अगले प्रश्न को समझते हैं। अगले कौन से प्रश्न पूछे गए हैं? 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 में कितने मौलिक अधिकार जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कह रहा है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कितने जोड़े गए थे? तो भैया 10 ही तो जोड़े गए थे, 10। अब आपके मन में आ रहा होगा सर थे तो कुल 11। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य था, जो 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी है, वो तो 86वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में हुआ और 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो जोड़ दिया गया था। क्या है 11वां? तो उसमें कहा गया है कि जो माता पिता या अभिभावक हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने प्राइमरी, जो अपने बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन के लिए अवसर उपलब्ध कराएं। प्राइमरी एजुकेशन की बात करी गई है। ठीक है, स्लैश एंड बर्न खेती से सम्मिलित है। तो ये स्लैश एंड बर्न जो है ये क्या होता है? स्लैश एंड बर्न का मतलब होता है जो झूम खेती होती है ना, झूम खेती को ही स्लैश एंड बर्न कहा जाता है। या जो भी मतलब पहाड़ी इलाकों में या जो भी जनजातियों के द्वारा या आदिवासियों के द्वारा ये खेती की जाती है, झूम खेती इसको बोलते हैं। तो ये भी किस पर डिपेंड है? ये भी ऑप्शन से ही हो सकता है, क्योंकि प्रश्न कह दिया किससे सम्मिलित है।
तो सम्मत के लिए ऑप्शन से होता तो आप हम बता सकते थे। बैडमिंटन में कितने सेट होते हैं बताइए, बैडमिंटन में कितने सेट होते हैं, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा ना, आप लोग देख लीजिएगा। एक प्रश्न नाबार्ड से पूछा गया था, जलोढ़ मिट्टी से एक प्रश्न पूछा गया है, जलोढ़ मिट्टी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, है ना, जलोढ़ मिट्टी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, आप लोग बढ़िया से पढ़ सकते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बोलते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं भाई, कोसी नदी बिहार का शोक। गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। अब आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर कौन सी नदी बहती है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर गंडक है, जिसे हम सदानीरा बोलते हैं। आपसे पूछे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कृष्णा है ना। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो गंगा है। कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी ऐसे प्रश्नों में आपको उलझा लेता है। जैसे प्रश्न अगर उसने पूछ लिया कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, तो भैया वहां तो गोदावरी भी गिर रही है, वहां तो कृष्णा भी गिर रही है, वहां तो गंगा भी गिर रही है, तो सबसे लंबी नदी तो हम गंगा ही लगा के आएंगे। दूसरी पूछेगा तब गोदावरी लगा सकते हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 79 का संबंध किससे है, तो 79 है संसद के बारे में। हाँ, ये प्रश्न आपसे जरूर पूछता है। अगर आपसे पूछेगा कि भैया आर्टिकल जो है 79, तो 79 का संबंध ये संसद से है ना। 80 का संबंध ये राज्यसभा से है, राज्यसभा से 80 है। लोकसभा से कौन सा है भैया, तो 81 का संबंध ये लोकसभा से है। विधानमंडल कौन सा है, तो आर्टिकल 168 ये विधानमंडल से संबंधित है, विधानमंडल से संबंधित है। याद रखो, ये विधानमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, ये पूछ लेगा आपसे। विधानसभा से कौन सा हो जाएगा, या विधान परिषद से पूछ ले तब क्या बताओगे आप लोग, तो विधान परिषद से आपका 169 है ना। विधानसभा से कौन सा है, तो विधान सभा से बच्चों ये आपका 170 ये विधानसभा से हो जाएगा। इन आर्टिकलों पर थोड़ा सा नजर रखिएगा, प्रश्न बने तो आंसर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, 2022 तक भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे, तो अनंत नागेश्वर। अनंत नागेश्वर भारत के मुख्य सलाहकार रहे हैं, और वो भी मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अलारमेल बल्ली किस शास्त्रीय नृत्य की नर्तकी हैं, तो भरतनाट्यम की हैं। इनका संबंध किससे था, भरतनाट्यम से था। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम में अधिकांश विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज कतई नहीं होना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु और मोहिनीअट्टम केरल, ठीक। चलो अगले पे आओ, अगले प्रश्न देखते हैं और क्या पूछे गए हैं। निम्न में से किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किरण नादर को। किरण नादर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। अब भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न वर्ष 2024 में कितने लोगों को दिया गया है, तो वर्ष 2024 में 5 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। 5 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसकी शुरुआत तो 1954 से, 1954 में 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है। आप लोग को इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संग्रह चूड़ामणि, संग्रह चूड़ामणि पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक एक पेपर में जरूर पूछी जा रही है, एक पुस्तक हर पेपर में आ रही है। हर पेपर में आपने देखा होगा कि जब मैंने आपको कराए 1 जुलाई के, 2 जुलाई के, तो आपने हर पेपर में देखा होगा एक पुस्तक जरूर पूछ रहा है वो, तो आप लोग इसका ध्यान रखिए, ठीक है बच्चे। चलिए, भारत में डिजिटल भुगतान की शुरुआत किसने की है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया करके, है ना, डिजिटल इंडिया। याद रखिएगा, इनका बहुत बड़ा योगदान है डिजिटल इंडिया में, मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आज आप लोग मुझसे पढ़ पा रहे हो या मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, ये क्या है, ये डिजिटल इंडिया है, ये मोदी जी की देन है, ठीक है। चलिए, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का लिंगानुपात कितना है, 946 है ना। कितना लिंगानुपात है, 946 है। ये लिंगानुपात होता क्या है, तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। पाल वंश के किस शासक ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, तो धर्मपाल ने। कन्नौज पर किसने अधिकार कर लिया, धर्मपाल ने, ठीक है। अल्टीमेटम खो-खो, अल्टीमेट खो-खो लीग कब स्टार्ट हुई, तो 2022 में खो-खो लीग प्रारंभ हुई है। बेमपति चिन्ना सत्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो बेमपति चिन्ना सत्यम का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से हो जाएगा भाई। कुचिपुड़ी कहां का है,
तो कुचिपुड़ी जो है मेरे भाई ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, इसे शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है, शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, है ना, याद रखें। यक्षगान कहाँ का? कर्नाटक का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। मोहिनीअट्टम केरल का। कथकली केरल का। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्र भारत की कैमी जनगणना थी? तो स्वतंत्र भारत की 7वीं है। जो 2011 की जनगणना हुई वो स्वतंत्र भारत की 7वीं है। अगर आपसे पूछता ओवरऑल टोटल इन जब से प्रारंभ हुई है तब से अब तक कैमी जनगणना है, तो तब से 15वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की कौन सी बेटा? तो स्वतंत्र भारत की हो जाती है 7वीं जनगणना। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं, इन पर थोड़ा सा गंभीर नजर रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो भैया 54 पैरा एथलीटों ने, 54 ने भाग लिया है। हाल ही में फास्टर नाम से एक ऐप, एक सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के द्वारा क्या किया गया था भैया? ये फास्टर नाम का एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था। भारत में पहला हॉकी क्लब कब शुरू किया गया? तो 1885-86 में कोलकाता में स्थापित किया गया था भारत का पहला हॉकी क्लब। हॉकी क्या है भैया? तो हॉकी जो है हॉकी प्रतियोगिता या हॉकी वर्ल्ड कप कब हुआ है? तो ये आपको याद रखना है। फुटबॉल वर्ल्ड कप कब हुआ है? हाल ही में, याद रखना है। आने वाले समय में कब होना है? याद रखना है। इन चीजों को आप लोग याद रखेंगे, प्रश्न यहीं से बार बार पूछे जा रहे हैं, है ना, बार बार प्रश्न वहीं से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, राभा जनजाति किस राज्य में राज्य सम्मिलित है? तो इसका संबंध असम राज्य से हो जाएगा। राभा जनजाति का असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है भाई। यहीं पर मिकिर और रेंगमा पहाड़ियां पाई जाती हैं सर। यहीं पर माजुली द्वीप है, यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ठीक है बच्चे, चलिए कलारीपयट्टू, है ना, कलारीपयट्टू थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। कलारीपयट्टू भारत के किस राज्य में प्रचलित मार्शल आर्ट है? तो केरल में। केरल के अंदर एक मार्शल आर्ट है, इसको बोलते हैं कलारीपयट्टू, है ना। केरल के मार्शल आर्ट को कलारीपयट्टू कहा जाता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो 17.7% है। 10 की जो वृद्धि दर है वो 17.7% है। 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो मैडम क्यूरी ने जीता है, मैडम क्यूरी ने। अब तक किन किन भारतीयों को मिल चुका है? जैसे पहला शांति के क्षेत्र में किसको मिला, है ना, तो मदर टेरेसा को। पहला साहित्य में किसको मिला? तो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को। पहला भौतिकी में किसको मिला? तो ये सब आप लोग याद रखना। पहला अर्थशास्त्र में किसको मिला? इन सबको थोड़ा याद रखना, प्रश्न आपसे पूछ लेगा तो आप पे आना चाहिए वो प्रश्न। ठीक है मेरे लाडलो। 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो मैडम क्यूरी ने भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 1903 में प्राप्त कर लिया है, 1903 में जीता था। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है? यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया गया था, है ना, ऑपरेशन गंगा अभियान। यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए कब? जब रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रसिया ने यूक्रेन पर जब हमला कर दिया था तो यूक्रेन में जो फंसे भारतीय हैं, चाहे वो विद्यार्थी हों या अन्य वहां पर रोजगार कर रहे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया है ना। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। होला मोहल्ला किस धर्म से लोगों का उत्सव है? तो सिख धर्म के जो लोग हैं ना, वो होला मोहल्ला नाम का एक उत्सव मनाते हैं। सिख धर्म के जो लोग हैं या सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं वो होला मोहल्ला नाम का उत्सव मनाते हैं बच्चों। ठीक है, गुड फ्राइडे, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है। गुड फ्राइडे कौन से धर्म से संबंधित है? तो ईसाई धर्म से संबंधित आपका गुड फ्राइडे हो जाएगा। गुड फ्राइडे नाम का जो त्योहार है वो ईसाइयों में मनाया जाता है। दक्कन के पठार का आकार तो त्रिभुजाकार है भाई। जो दक्कन का पठार है आपका वो त्रिभुज के आकार का है। जैसे आपकी जो ये आपका इंडिया है, भारत है, तो यहीं पर आपका दक्कन का प्लेटू है, इस प्रकार से फैला हुआ है, इस प्रकार से ये दक्कन का पठार है ना। दक्कन का पठार किस आकृति का है? इसकी आकृति त्रिभुजाकार आकृति हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए खत्री जनजाति किस राज्य से संबंधित है? नहीं, खत्री जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो पंजाब राज्य में पाई जाती है।
खत्री जनजाति। ठीक है, किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया? मध्य प्रदेश सरकार ने। तानसेन जो है ये किसके? तो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ये अकबर के नवरत्नों में तानसेन शामिल थे, जो क्या है भैया? जो कविराज हैं। ठीक, फसलों के संबंध में HYV का पूर्ण रूप क्या है? तो हाई यील्डिंग वेराइटी। हाई यील्डिंग वेराइटी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी वेराइटी जो बहुत ज्यादा उत्पादन देती है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 किससे सम्मिलित है? तो धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के आर्टिकल 26 में है। 25 में धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार है। 28 ऐसे किसी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी जो राज्य निधि के द्वारा वित्त पोषित है ना? जो राज्य निधि के द्वारा वित्त पोषित है उसमें धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले देखते हैं। किस अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया है? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसी के तहत 1774 में, इसी के तहत 1774 में कलकत्ता के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था। और जो सर्वोच्च न्यायालय था ना भैया, इसी के अंदर एल्जा इम्पे नाम से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। तो एल्जा इम्पे हैं। चंग लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो चंग का संबंध राजस्थान से है। चंग कह लो या आपसे पूछ ले घूमर का कहां से है, तो वो भी राजस्थान से हो जाता है। भारत की सबसे बड़ी अंतस्थलीय खारे पानी की झील तो सांबर झील है। ये सांबर झील कहां पर है? तो सांबर झील राजस्थान में है। राजस्थान में सांबर झील है। राजस्थान में सांबर झील है। ये अंतस्थलीय झील है, यानी बिल्कुल बीच में है। खारे पानी की झील हमेशा समुद्री तटों के आसपास पाई जाती हैं, लेकिन ये अंतस्थलीय झील है। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है भाई? खारे पानी की तो चिल्का झील है। चिल्का झील ये उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मीठे पानी की पूछे तो आपकी बुलर झील है जम्मू कश्मीर में। डल झील भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, चलिए अब भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील सांबर झील है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से सम्मिलित है? तो नागरिकता से 5 से लेकर 11 तक नागरिकता है। 2023 IPL ट्रॉफी किसने जीती है? तो CSK ने। CSK चेन्नई सुपर किंग, CSK ने जीती। सर 2024 की किसने जीती है? तो आप बोलेंगे सर 2024 कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइज हैदराबाद को हरा के जीती थी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइज हैदराबाद को हरा करके 2024 की जीत ली है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी लिखी है ज्योतिबा फुले ने, और इन्हीं के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। इन्हीं की पत्नी थी जिनका नाम बेटा क्या है? तो सावित्रीबाई फुले था, जिनको भारत की पहली महिला शिक्षिका होने का खिताब प्राप्त है। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन है? तो सावित्रीबाई फुले हैं। रमजान के पवित्र महीने के अंत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ईद उल फितर मनाया जाता है ना, ईद उल फितर। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल तो थावर चंद्र गहलोत हैं। कर्नाटक के थावर चंद गहलोत कर्नाटक राज्य के राज्यपाल माने जाते हैं। चलो भाई अगले पर जाते हैं, अगला समझते हैं। 2022 में सुप्रीम कोर्ट में EWS का संस्करण कौन से संशोधन के तहत लागू किया गया था? तो 103वां संविधान संशोधन है जो 1922 में हुआ। इसके तहत जो EWS है, सामान्य श्रेणी में आने वाले ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको 10% का आरक्षण दिया गया है। उनको 10% का रिजर्वेशन दिया गया, आरक्षण दिया गया था। ठीक है, चलिए ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तो साक्षी मलिक हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताओगे तो साक्षी मलिक हो जाएंगी भाई। 2022 गरीबी सूचकांक में भारत में कितने लोग थे? तो 228 मिलियन ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी 2024 में किस पद के लिए चुने गए? तो ये नेवी चीफ चुने गए थे। नेवी चीफ है ना, जो आपकी नौसेना है, नौसेना चीफ चुने गए थे। कौन भैया? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। फ्लूट का हिंदी में नाम क्या है? तो फ्लूट को बांसुरी कहा जाता है भाई। फ्लूट जो है ये बांसुरी है। किस देश ने पहला फीफा विश्व कप जीता था? तो उरुग्वे के द्वारा जीता गया है। उरुग्वे दक्षिणी अमेरिका का देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र में शहरी आबादी का अनुपात सबसे ज्यादा है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा बच्चों। ये 3 जुलाई का पेपर था। 3 जुलाई में SSC CHS में जो प्रश्न पूछे गए मैंने आपको सभी करा दिए हैं।
अब आप याद रखना, अगर आप लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, अब तो कर ही रहे होगे, एसएससी एमटीएस की अगर तैयारी कर रहे हो तो ये मेरी क्लास याद रखो, रोजाना 2 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही हैं और 2 बजे से क्लासेस एसएससी एमटीएस में अब तक पूछे गए सभी पीवाईक्यू के आधार पर हो रही हैं। मैं प्राचीन भारत के इतिहास को कंप्लीट करा चुका हूं 3 घंटे की क्लास में। कल की मेरी जो क्लास होगी 6 जुलाई को मैं करा रहा हूं आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास, है ना। अमित सर ने मैथमेटिक्स करा दिया है, अटल सर आपको रीजनिंग कराने वाले हैं। बहुत शानदार तरीके से ये क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अब इसके लिए हमने सोचा कि आपको कुछ उपहार दिया जाए, तो हम मात्र 499 रुपए में आपके लिए एक बैच लेकर आए हैं जिसका नाम है सप्तऋषि बैच। ये 10 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, उससे पहले आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हम ये चीजें आपको कराने वाले हैं। सर इस बैच का लाभ क्या है, तो भैया लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेंगी आपको, है ना। 10 ऑनलाइन हम मॉक टेस्ट कराएंगे आपको, है ना। 10 प्रैक्टिस टेस्ट आपको भेजेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक। वैलिडिटी कब तक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। मात्र 499 रुपए में है, तो आप इस बैच को जल्द ही ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल एसएसजी गुरुकुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट चाहते हैं या कोई भी नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल एसएसजी गुरुकुल जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।